एक लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल का, लेकिन इन 5 सालों में एक पर्टिकुलर लोकसभा कितने नंबर ऑफ डेज के लिए एवरेज ऑन एन एनुअल बेसिस मिली है। एक साल में 100 दिन मिली है, 50 दिन मिली है, 70 दिन मिली है। इससे ये डिनोट होता है कि लोकसभा में डिस्कशंस कितने हुए। जितने नंबर ऑफ डेज मिले उतने ज्यादा डिस्कशंस। पीछे जो ग्राफ है दिस इज अबाउट द सेम। लोकसभा के साथ साथ कैसे एवरेज नंबर ऑफ एनुअल डेज ऑफ सिटिंग डिक्रीज हुए हैं, मतलब पार्लियामेंटेरियंस का इंटरेस्ट पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस करने में कितना कम हुआ है। दिस डिनोट्स दैट एक टाइम पर जब ये नंबर 100 हुआ करता था, आज average number of annual days sat in a year has come up to around just 50 days, and this is not the only issue of Indian Parliament. Yes, Indian Parliament is the temple of democracy. प्राइम मिनिस्टर्स ने इलेक्ट होते ही इस डेमोक्रेसी पर मत्था भी टेका है, लेकिन उसके बावजूद वी कैन सी दैट देयर हैज बीन सम इरोजन इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। और रिसेंट टाइम पीरियड में एक ऐसी ही न्यूज यहां पर दिखाई दी है। व्हाट इज दैट न्यूज? इंसिडेंस है लोकसभा का। देखिए, एक कास्ट पर डिबेट चल रही थी जहां एक फेमस लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिमांड कर रहे थे कि आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे को रिलीज कीजिए। इन रिटर्न एक मिनिस्टर बोलते हैं कि आपको अपनी खुद की कास्ट नहीं पता है, हाउ यू आर डिमांडिंग द रिलीज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे। अब इस पर सवाल उठाया जाना था बिकॉज दिस वॉज somehow a controversial remark। तो स्पीकर से कहा गया कि इसे आप पार्लियामेंट के जो रिकॉर्ड हैं उनसे एक्सपंज कर दीजिए। देखो, लोकसभा का पिक्चर आपने देखा होगा, जस्ट स्पीकर के नीचे बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, बहुत सारा स्टाफ बैठा रहता है लोकसभा से रिलेटेड। और राज्यसभा में भी सेम यही है। ये वेल ऑफ द हाउस के अंदर ही बैठे रहते हैं, ये हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो भी आप बोलते हो। लेकिन अगर कोई अनपार्लियामेंट्री रिमार्क देता है तो उसे एक्सपंज किया जाता है, उस रिमार्क को रिकॉर्ड से हटाया जाता है। और ये डिमांड थी। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने उस मिनिस्टर का सेम स्टेटमेंट उठाया, उसको ट्विटर पे पोस्ट किया अलॉन्ग विद द वीडियो, और इससे कंट्रोवर्सी आ गई, क्लेमिंग दैट पीएम मोदी ने यहाँ पर जो प्रिविलेज है अपना एक मिनिस्टर होने का, उसको कहीं ना कहीं वायलेट किया है, और इसलिए इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन यहां पर लगाया गया। एंड दैट्स व्हाई दीज हैव बीन द रिएक्शंस ऑफ प्रोमिनेंट पीपल, द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। लेकिन इससे ज्यादा देखिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ समझने का है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर मुद्दा पकड़ना कि क्या इश्यूज हैं आज के पार्लियामेंट के, पर्टिकुलरली लोकसभा एंड राज्यसभा के। देखिए, पार्लियामेंट में 3 बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है। बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस, इसकी फंक्शनिंग। देखिए, दिस इज अबाउट द बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट। अगर किसी हाउस में ज्यादा बिल्स पास हुए हैं, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर काम ज्यादा हुआ हो, नंबर ऑफ बिल से आप काम को डिनोट कर सकते हो। तो आप देखो, एक जिगजैग पैटर्न है। जब पॉलिसी पैरालिसिस का टाइम पीरियड था, उसके कंपैरिजन में अब ये जो नंबर है ये एक सफिशिएंट नंबर है। लेकिन उसके बावजूद आप देखो, ये एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बिल पर डिस्कशन के लिए कितना टाइम देते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर क्राइटेरियाज। जैसे यहाँ आप देखो, लेस देन 1 आवर दिया जा रहा है 35% ऑफ द बिल्स इन 17th लोकसभा। अब दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। 2019 to 24 वाली है 17th लोकसभा अपनी, अभी 18th लोकसभा चल रही है। अब यहाँ क्योंकि लेस देन 1 आवर दिया जा रहा है, तो क्या क्वालिटी ऑफ डिस्कशन रहता होगा, किस तरीके के रिमार्क्स आते होंगे, और वाकई कुछ डिस्कशन होता है या गवर्नमेंट बस बोलती है और सारे मेंबर्स पास कर देते हैं, दैट इज द कंसर्न। देन डेज जो है इंट्रोडक्शन में और पासिंग में, नंबर ऑफ डेज अगर आप किसी पर्टिकुलर बिल पर आपने सफिशिएंट दिए हैं, तब चांसेस हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स की डिबेट्स यहाँ पर निकल आएंगी। इनफैक्ट पार्लियामेंट के जो बैक बेंचर्स हैं वो भी इश्यूज को रेस करेंगे। लेकिन यहाँ अगेन ये भी नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर 60% जो बिल हैं वो पास कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट एक आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था तो सेम डे पास हो गया था, अगेन वही कुछ आवर्स के अंदर। तो दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ देखो, मीटिंग्स कितनी हेल्ड की जाती हैं बिल्स को एग्जामाइन करने के लिए,
5 या कम से मीटिंग ज्यादातर केसेस में 50% ज्यादा केसेस में हेल्ड की जाती है, विच अगेन डिनोट्स कि मीटिंग्स, नंबर ऑफ मीटिंग्स कम की जा रही हैं। लेस देन 20% ऑफ बिल्स रेफर्ड टू कमिटीज इन रीसेंट टाइम्स, मतलब कमिटीज में प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है। देखो एक पुराने यूएस के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन सर, जिन्होंने 14 पॉइंट अपने दिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर। ये बोलते थे, क्योंकि वहां पर लोकसभा को कांग्रेस बोलते हैं, तो ये बोलते थे कांग्रेस इन हाउस इज अ कांग्रेस फॉर शो, लेकिन कांग्रेस इन कमिटी इज द रियल कांग्रेस। जो रियल डिबेट है वो इन हाउसेस की कमिटीज में होती है, मीडिया के कैमरा से अलग शांति से डिस्कस होती है, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स वहां पर कम ही रेफर किए जाते हैं। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस के साथ साथ लैक ऑफ डिबेट को भी दिखा रहा है। अगर ज्यादा रेफर किए जा रहे हैं कमेटी को तो हो सकता है वो पॉलिसी पैरालिसिस हो, लेकिन अगर कम बिल्स रेफर किए जा रहे हैं तो हो सकता है कंसर्न हो लैक ऑफ ओवरऑल डिबेट का। ऐसे ही आप देखो लेस देन 10% ऑफ बिल्स विथ रिकॉर्डेड वोटिंग। रिकॉर्डेड वोटिंग अच्छी होती है क्योंकि इससे आपके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो आप हाउस में फॉलो कर रहे हो उसका पता चल रहा है, बट अगेन दैट इज लेस। बाय द वे सारा डेटा पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से लिया गया है, तो ऑथेंटिक है, यू कैन कोट इट एनी टाइम, यू कैन ड्रॉ सच ग्राफ्स, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस ग्राफ एनी टाइम इन योर एग्जाम, नो वरीज देयर, ऑथेंटिसिटी की कोई वरी। बाय द वे अगर आपको यूपीएससी के लिए एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी है राइट सिंस बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप इन कोर्सेज के बारे में जरूर इंक्वायर कर सकते हैं। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलती हैं, फाउंडेशन बैच है जो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। वैसे ही मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैचेस हैं, आप इनकी डेट्स देख सकते हो और डिस्काउंट भी काफ़ी हैवी है, तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। देखिए इस टाइप की जो बैचेस होती हैं इनमें आपके लिए सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है, सारे टाइप के फीचर होते हैं, जैसे एसए का फीचर होता है और सीसैट का फीचर होता है, क्योंकि ये दो बहुत डिफाइनिंग है, सीसैट प्रीलिम्स के लिए और एसए मेंस के एग्जाम के लिए, आपके लिए एक अच्छी रैंक के लिए। एंड देन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रीलिम्स के टेस्ट की भी और मेंस के टेस्ट की भी, दोनों फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट की, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड। एक प्रैक्टिस जब करते हो तो मार्क्स में डेफिनेटली एक बूस्ट देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ इसमें आपके लिए जो मेंटरशिप का फीचर है वो भी अवेलेबल है। आपको जो भी डाउट हो, अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन जाकर अपने मेंटर से बात कर सकते हैं और अपना जो कंफ्यूजन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सेम अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज से पढ़ना चाहते हो, तो प्रयागराज में भी सेम बैच है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम फीचर्स हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग रेगुलर इंटरेक्शन विद द एजुकेटर्स। साथ ही साथ अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है फर्दर कंटेंट के लिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इन तीनों कोर्सेज के जो लिंक्स हैं इंक्वायरी के लिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है और ऐप डाउनलोड करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड। अब यहाँ देखो की इश्यूज क्या आ गए, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स, बार बार द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर टुडे, बार बार डिलेज, कॉम्पोजिशन में इश्यूज है। देखिए एडीआर भी अपने ग्राफ में ये डेटा देता है कि हर लोकसभा के साथ जो क्रिमिनल्स हैं उनका प्रोपोर्शन हमारी लोकसभा में बढ़ता जा रहा है। रूल्स को फॉलो न किया जाना, जैसे अभी प्रेजेंट का जो केस था उसमें स्पीकर के ऊपर ये चीज़ें हैं कि आपने प्रॉपरली एक्सपेंज नहीं किया या फिर आपने देखा नहीं कि कोई उसको ट्विटर पर डाल रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का इशू है अगेन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कितने लेवल तक बायस्ड होते हैं, कितने लेवल तक नहीं होते, क्योंकि अगर किसी ने डिफेक्शन किया है, अपना दल बदल दिया है, पार्टी बदल दी है, तो उसका जो केस है कि वो सही है नहीं है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जनरली रूलिंग पार्टी के होते हैं एंड दैट्स व्हाई देखा जाता है कि ये अपनी रूलिंग पार्टी के कंसर्न से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डेकोरम। देखिए एक पुराने हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे अंसारी सर, इन्होंने कहा कि जो आपका पार्लियामेंट है वो पूरा एनार्की में जा चुका है। इन्होंने एनार्की टर्म यूज किया हमारे पार्लियामेंट के लिए, ये दिखाते हुए कि किस तरीके से पार्लियामेंट में लॉनेसनेस है। वो आज के टाइम पीरियड में भी आप टीवी जब ओपन करके देखते हो बहुत टाइम ये देखने को मिलता है कि लोग हाउस ऑफ द वेल पर दौड़े आते हैं हमारे सांसद, कभी स्मोक गैस फायर की जाती है, कभी हमारे पार्लियामेंट में कुछ और इशू हो जाता है। दिस डिनोट्स कि जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस हैं, जो गांधीयन ट्रेडिशंस है डिबेट डिस्कशन के, डेमोक्रेसी पर, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्स की कम स्क्रूटनी होना, जैसे मैंने आपको दिखाया, टाइम पर्टिकुलर बिल्स पर कम स्पेंड होना, कमिटी कंसिडरेशन स्टेज पर कम जाना, लेस देन 1 आवर में बिल पास हो जाना, ऑल ऑफ दैट शोज अ लेस स्क्रूटनी। अब लेस स्क्रूटनी होने से बहुत इंपैक्ट्स हैं जिस पर हम आएंगे, और साथ साथ मनी बिल रूट का यहाँ पर
कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना। देखो आर्टिकल 1110 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मनी बिल के बारे में बताता है। अगर आप टैक्सेशन के बारे में कुछ भी लॉ लेना चाहते हो, लॉ लेकर आना चाहते हो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के डेट से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड या इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड है, पब्लिक मनी से रिलेटेड है, तब आप मनी बिल को यूज़ करते हो। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में डिफाइंड है, उन्हीं के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। अब बहुत बार ऐसा किया जाता है कि एक पर्टिकुलर बिल, जैसे आधार के केस में छोटे छोटे ऐसे एस्पेक्ट्स और ऐड कर दिए कि देखो फीस तो ले रहे हैं ना आधार बनाते टाइम लोगों से, मतलब कि ये पब्लिक मनी का प्रॉपरली सब्जेक्ट हो गया एंड दैट्स वाई इसको एक मनी बिल की तरह कैटेगराइज कर दो। हालांकि मनी बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी से रिलेटेड, पब्लिक मनी से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन बिल्स को मनी बिल से मनी बिल में लाकर और उनको पास कर दिया जाता है। बिकॉज एक बार आप मनी बिल में ले आए तो राज्यसभा की उस पर स्क्रूटिनी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में अगर आपकी मेजॉरिटी है तो वो बिल आप पास करवा दोगे। राज्यसभा को साइडलाइन करके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को कहीं ना कहीं डिक्रीज कर सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स। नाउ कमिंग अप टू द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिड्यूस्ड फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। देखो लिटिगेशन की क्वालिटी पर अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो नेचुरली उससे जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है लॉस की, उस पर जो वर्किंग ऑफ लॉज है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लिटिगेशन अगर जल्दबाजी में, लेजिस्लेशन जल्दबाजी में होता है तो आप ये देखोगे कि लॉ कच्चा पक्का बनेगा, कच्चा पक्का बनेगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, फिर यही इश्यूज लोग लेकर जाएंगे जुडिशरी में, कोर्ट्स के अंदर, और फिर लिटिगेशन इससे गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए बार बार चीज़ें जाएंगी, तो ये एक विशियस साइकिल है जो डेवलप होता जाएगा। अब ऐसे ही पार्लियामेंट की फंक्शनिंग इन्फ्लुएंस होने से जो ट्रस्ट है लोगों का वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा तो इलेक्शंस का भी रेलेवेंस कम हो जाता है। ऐसे ही आप देखो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, डिबेट्स डिस्कशन कम हो रहे, जल्दबाजी में बिल्स पास हो रहे, तो उसको आप रियल प्रोडक्टिविटी नहीं बोल सकते। डिलेज बहुत ज़्यादा होंगे अगर आप पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को एक प्रॉपर से नहीं दोगे। इन दैट केस ऑपोजिशन बार बार इश्यूज को यहाँ पर हाउस के अंदर हंगामा मचाती रहेगी। इनफैक्ट इस साल तो बजट के टाइम पीरियड पर भी ये हुआ है, तो ये हो सकता है कि ऑपोजिशन को से नहीं दिया जा रहा हो, दैट्स वाई ऐसा हो रहा हो, ऑल्दो इट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन एज सच, नॉट अ फाइनल कंक्लूजन। ऐसे ही आप देखो अकाउंटेबिलिटी कम होती है। अगर पार्लियामेंट अपना रियल फंक्शन टू स्क्रूटिनाइज द गवर्नमेंट प्रॉपरली, टू स्क्रूटिनाइज द एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली, इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो जो अकाउंटेबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की टुवर्ड्स द लोकसभा एंड टुवर्ड्स द पार्लियामेंट मोर ब्रॉडली, वो रिड्यूस हो जाती है। और जब अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लॉजिक कम हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट की होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पार्लियामेंट का, उसके बारे में पहले तो प्रेसिडेंट है, फिर हमारी राज्यसभा है, फिर लोकसभा है। लोकसभा आप जानते हो हाउस ऑफ द पीपल है, राज्यसभा क्या है? हाउस ऑफ द एल्डर्स है, जिसको हमने हेस्टी लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए बनाया। अब प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं? प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के हेड होते हैं, इनकी कुछ ड्यूटीज़ होती है, यही समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। डिसॉल्व कुछ केसेस में कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पर वैसे तो ये सिंबॉलिक है लेकिन इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी है। ये अपनी कम्युनिकेशंस को सेंड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो इनका इम्पोर्टेंस है। और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, जो हमारी कंट्री है उसकी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अब आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन में एज सच राज्यसभा वाला पार्ट। देखिए राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स की तरह बनाया गया, मतलब इसमें लोगों से डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन इसको कंटिन्यूअस चेंबर की तरह बनाया गया कि ये कंटिन्यूअस रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि देश में राज्यसभा ना हो, क्योंकि लोकसभा 5 साल के टाइम पीरियड में डिसॉल्व होती है, फिर इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद नई लोकसभा आती है, तो लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करती है लोगों के, और दैट्स वाई ये डिसॉल्व होती रहती है। लेकिन इस टाइम पीरियड में जब लोकसभा ना हो या फिर लोकसभा रेसेस में हो, तब भी राज्यसभा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रोवाइडिंग अगेन द फंक्शंस ऑफ स्टेबिलिटी। तो उसमें आप देखो आर्टिकल 80
यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो कॉम्पोजिशन को डिफाइन करता है कि 250 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 238 इलेक्टेड होंगे और बाकी 12 नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो लिटरेरी, आर्ट्स, साइंस इन सब में एक्सपर्ट्स हैं, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देगा। और जो 238 मेंबर्स इलेक्टेड हैं वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होंगे आएंगे। कहाँ से? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब हमारे विधायक लोग, वो लोग इलेक्ट करेंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। किसको? राज्यसभा के मेंबर्स को। मतलब राज्यसभा इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा को हमने अपने फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए भी हम लेकर आए हैं। आप जानते ही होंगे जितना स्टेट्स एज अ यूनिट सेंटर के कंपैरिजन में मजबूत होंगी, उतना हमारा फेडरलिज्म भी काफी स्ट्रांग होगा। सो दिस इज अबाउट द राज्यसभा। अब आ जाते हैं लोकसभा पर। लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 550 मेंबर्स की होती है लगभग, और इसमें 2 एंग्लो इंडियंस थे, 552 मेंबर्स पहले थी, लेकिन अब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इन 2 एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को हटा दिया, ये बोलते हुए कि अब एंग्लो इंडियंस को एज सच रिप्रेजेंटेशन की नीड नहीं है। तो करंट कॉम्पोजिशन देख सकते हो अभी, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, और स्टेट्स को प्राइमरली यहाँ पर जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में। अब यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। देखो, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से राज्यसभा में मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हैं लोग राज्यसभा में, और कुछ यहाँ पर बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो ऑलराइट, दैट इज फाइन। और बाकी हमने इसका देख लिया थोड़ा बहुत राज्यसभा की डिटेल्स, वही सब कुछ। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल्स और है। जैसे हमने बोला कि राज्यसभा एक कंटिन्यूस चेम्बर है, ये डिसॉल्व नहीं होती है, और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स डिसॉल्व होंगे। तो 1950-51 का सिनेरियो याद करो, जब पहला इलेक्शन होने वाला था लोकसभा का। यहाँ इस टाइम पीरियड में हमारे पास राज्यसभा, क्योंकि अब 1951 का इलेक्शंस होगा तो राज्यसभा हमारे पास आएगी, लेकिन अब एक डिलेमा होगा कि कौन से 1/3 ऑफ द मेंबर्स यहाँ पर हटाए जाएंगे पहले ही बार में, क्योंकि पूरा एक हाउस है। अब उसमें से 1/3 को आपको अगले 2 साल में रिटायर करना है, बाकी 1/3 अगले 4 साल में रिटायर होंगे, और बाकी 1/3 फिर उसके अगले 6 साल में रिटायर होंगे। तो यहाँ पर ये जो 1/3 वाला सिस्टम है कि किन 1/3 मेंबर्स को अनलकी माना जाए, जिनको हटाया जाए, वो लॉटरी सिस्टम से आया था हमारी फर्स्ट राज्यसभा में, और उसके बाद से ये सिस्टम कंटिन्यूड है। इनफैक्ट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो, आर्टिकल 80 देखो, तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राज्यसभा के एक मेंबर का टेन्योर 6 साल का होगा। रैदर इसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से लेकर आए थे, और उसी के बाद फिर हम ये लॉटरी वाला सिस्टम लेकर आए। तो आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अब आ जाते हैं प्रोसीजर्स पर कि क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है। अगेन एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। सबसे पहला है क्वेश्चन आवर, जो कि हमारे पार्लियामेंट का फर्स्ट आवर होता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बारे में मेंशन है रूल्स ऑफ द हाउस में, रूल्स ऑफ द लोकसभा में, रूल्स ऑफ द राज्यसभा में। ऑल्दो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन आवर का ऑब्जेक्टिव यही होगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ होते हैं स्टैर्ड क्वेश्चंस, जिनमें आप मंत्री को देखकर उनसे पूछते हो, स्टेयर करते हो, मतलब ओरल क्वेश्चंस है। यहाँ इन ओरल क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी रिटर्न आंसर नहीं मांगते हो, एंड क्योंकि ओरल क्वेश्चन है तो आप रिटर्न में उनसे जवाब, वो आपको जवाब देगा, आप उससे दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये तुमने क्या बोला, इस पर आगे इलैबोरेट करो। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मेजर है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड होते हैं, डेली 20 टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ इसको पूछने के लिए 15 दिन पहले नोटिस देना ही पड़ता है। तो आप समझो यहाँ क्वेश्चन आवर में अर्जेंट इश्यूज कम ही डिस्कस होते हैं, शॉर्ट नोटिस पे डिस्कस होते हैं, अदरवाइज अर्जेंट इश्यूज उतना डिस्कस नहीं होते। पहले से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, नोटिस दिया जाता है, उसके बाद इनको पूछा जाता है जब स्पीकर अलाउ करें। सेम यहाँ पर अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस है, स्टेयर देखकर, अनस्टेयर्ड बिना देखे, मतलब लिखित में। तो आंसर्स इसमें लिखित में मांगे जाते हैं, और रिटर्न में आपको रिस्पांस मिलता है। रिटर्न में मिलता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। अब ये नहीं बोलोगे कि मैडम रिटर्न में आंसर पढ़ा, बाद में सप्लीमेंट्री कुछ पूछ लिया, ऐसा नहीं है, याद रखना है प्रॉपरली अच्छे से। तो नॉट अलाउड, और डेली लिमिट इसकी 230 की है, जो कि स्टेयर्ड क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा है।
तो ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड फैक्ट। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अगेन ओरली पूछे जाते हैं, लेकिन 10 डेज के बिना भी यहाँ पर नोटिस दिया जा सकता है, जस्टिफिकेशन ऑफ अर्जेंसी दिखाते हुए कि भैया अर्जेंट है, थोड़ा सा ये मैटर अभी न्यूज़ में चल रहा है, इसको पूछने दो। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें अगर टाइम परमिट करता है, और कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती, हो सकता है बहुत सारे पूछे जाएं, हो सकता है एक दिन एक भी ना पूछे जाएं। क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर, ये वो मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं है, और इसमें भी रिस्पॉन्स टाइप वेरी कर सकता है, ये इनके ऊपर है। अब बहुत बार ऐसा होता है प्राइवेट मेंबर्स अपने खुद के बिल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं हाउस में, तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। अब यहाँ पर ये जो है 250 स्टैड एंड अनस्टैड क्वेश्चंस में इसकी डेली लिमिट इंक्लूड करती जाती है, तो इसके हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, और साथ साथ यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अगेन अलाउड नहीं होते। तो जो क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स हैं, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट वैसे भी नहीं कर सकते हो। हाँ, वो कोई बिल लाया है, उसको उसके बारे में आपको कुछ उससे पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज 0R। दिस इज द इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लिटरली इंडियन इनोवेशन है। इसका मेंशन ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना लोकसभा के रूल्स में, ना राज्यसभा के रूल्स में, कहीं भी नहीं है। बस हमें ऐसा लगा कि जो आपका क्वेश्चन आवर के बाद वाला टाइम पीरियड है, जब तक कि बिजनेस ऑफ द हाउस स्टार्ट नहीं होता, उस टाइम पीरियड को हम 0R की तरह अलोकेट करें। डिस्कशंस की, डिबेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और वो टाइम कम पड़ रहा था, दैट्स वाई ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गया। इसमें अर्जेंट मैटर्स उठाए जाते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के, और यूनिक यहाँ पर प्रैक्टिस है, ऑफिशियल कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं की गई है, और 1960 से ये चलती जा रही है। अब यहाँ इस प्रोसेस को रिसेंटली स्ट्रीमलाइन किया गया है। अब 2 टाइप के फेजेस इसमें आते हैं। सबसे पहले 5 वो टाइप के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जो अर्जेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हो, राइट ऑफ द आफ्टर द क्वेश्चन आवर, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को यहाँ पर एड्रेस किया जाता है हाउस का जब बिजनेस खत्म हो जाता है उसके बाद, क्योंकि अब 0R में भी रिसेंट टाइम पीरियड में ओवर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी। पैंडेमिक के टाइम पर 0R को लिमिट करने की कोशिश गई थी और क्वेश्चन आवर को इनफैक्ट खत्म करने का अटेम्प्ट किया गया था, बट दोबारा इन इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइव किया गया। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मोशंस। देखिए, मोशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पास किया जाता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक होता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे आज मैं पार्लियामेंट में जाऊं और बोलूं कि ट्रांसजेंडर को ऐसे ऐसे राइट्स होने चाहिए, तो इसके लिए मैं एक सब्सटैंटिव मोशन इंट्रोड्यूस कर रही हूं और सब लोग उसको पास करेंगे, और उसके थ्रू एक बिल आएगा ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव का भैया ही मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे को इंट्रोड्यूस करोगे, उसको डिस्कस करवाने की कोशिश करोगे हाउस में, राइट। अब नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट मोशन। अब देखो, जैसे टी का कॉफी सब्सटीट्यूट है आपकी, जैसे चाय की सब्सटीट्यूट है कॉफी, कॉफी की सब्सटीट्यूट है चाय, ऐसे ही आपके हो सकता है कार की सब्सटीट्यूट हो मेट्रो। तो ये सब्सटीट्यूट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेटिव को कंप्लीटली रिप्लेस करके दूसरा बिठा देते हैं। तो वैसे ही सब्सटीट्यूट मोशन में है, यहाँ पर ओरिजिनल का ऑल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस किया जाता है, और पर्पस होता है कि एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन दे दे हाउस को। जैसे अगर मैं ट्रांसजेंडर्स पे लाती हूँ तो कोई मुद्दा ले आए कश्मीर पर कि नहीं नहीं ट्रांसजेंडर्स का भी मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर बिल नहीं, कश्मीर का मुद्दा डिस्कस करो। या फिर अगर मैं ट्रांसजेंडर पर कोई बिल लेकर आती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स वगैरह डिस्कस करने के लिए, तो कोई उसका ऑपोजिट सब्स्टिट्यूट मोशन ले आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे रिलेटेड पहले ही एक लॉ है, जुडिशरी में ऐसा ऐसा चल रहा है, ये मैटर सब्जुडीज है, तो ये पास ही नहीं हो सकता, और ऐसे करके मेरे ओरिजिनल मोशन को खत्म कर दिया जाए। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट मोशन, किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट इज सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी में एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 तरीके की ट्रैजेक्टरीज है जो डिफाइन हो सकती है। सबसे पहला है एंसिलरी मोशन। एंसिलरी का मतलब हमेशा होता है एक्स्ट्रा। जैसे आपके जीएस पेपर 2 में पॉलिटी मेन सब्जेक्ट है और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस एंसिलरी माने जाते हैं। अगर पॉलिटी आपको समझ में आ गया तो एंसिलरी सब्जेक्ट गवर्नेंस भी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दैट इज़ वाई एंसिलरी का मतलब है ओरिजिनल को सपोर्ट करना। जैसे अगर मैं हाउस में इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हर इंसान को चाय पीनी है, तो एंसिलरी मोशन क्या होगा कि नहीं नहीं चाय के साथ बिस्किट भी खाना है। अब ये नहीं बोल रहे हो कि चाय नहीं पीनी है या चाय नहीं कॉफ़ी पीनी है,
आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो, लेकिन सब्सिडरी में एंसिलरी कुछ आप उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीडिंग में आप यहाँ पर एक अनदर इशू को ले आते हो सेम ओरिजिनल इशू को रिप्लेस करने के लिए। जैसे चाय पीने को मैं किसी और चीज़ से ये करना है, उससे रिप्लेस कर दूँ, तो सुपरसीडिंग में भी कहीं ना कहीं सुपरसीडिंग होती है। नेक्स्ट इज यहाँ पर अमेंडमेंट मोशन। अमेंडमेंट में सब्स्टिट्यूट या मॉडिफाई किया जाता है ओरिजिनल मोशन को ही, ठीक है। तो एंसिलरी तो रेगुलर बिजनेस के लिए, और अमेंडमेंट में कुछ मेजर कुछ आपको चेंज करना हो, अमेंड करना हो, उसके लिए आप अमेंडमेंट लेकर आते हैं। तो यहाँ हमने ये सब देख लिया। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री मोशंस हैं। नाउ दैट विल बी इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। अब मोशंस जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे एक क्लोजर मोशन है, अब ये सारे डिस्कस, मान लो मैंने डिबेट इंट्रोड्यूस की लोकसभा में कि भैया यहाँ पर चाय सबको, हर इंसान को डेली पीनी है इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ अगर कोई इस डिबेट को क्लोज करना चाहे, अब कि हो गया इस पर, बिल पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया है, अब इस पर और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, तो वो क्लोजर मोशन लाएगा कि भैया इस मुद्दे को क्लोज कर दो, और भी बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं। अब क्लोजर अलग अलग टाइप का हो सकता है। मैंने जो भी इंट्रोड्यूस किया बिल, अगर उसके सारे क्लॉजेस, एक एक क्लॉजेस सबने पढ़ लिए हैं, सबने डिस्कस कर लिया है, सबकी संतुष्टि हो गई है, ऐसा कब हुआ था? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट डिस्कस करना था, एक एक वर्ड पर, एक एक लाइन पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और हर मेंबर ने लगभग अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे। तो इसको बोलते हैं सिंपल क्लोजर, कि भैया हो गई डिबेट, सिंपली बहुत ज़्यादा लाइन बाय लाइन अब खत्म कर दो, राइट। नेक्स्ट इज कंगारू क्लोजर। कंगारू आपको पता है कूदता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ही मान लो मैंने जो इंट्रोड्यूस किया, हर इंसान को इंडिया में चाय पीनी है, उसके 5वें 8वें और पहला प्रोविजन इंपॉर्टेंट लग रहा था, कूद कूद कर उसको डिस्कस कर लिया, दूसरा तीसरा चौथा इग्नोर कर दिया, छठा सातवां इग्नोर कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज कंगारू क्लोजर, कि आपने एक ऐसा क्लोजर दिया है, मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दिए और बाकी सारे हटा दिए। नेक्स्ट इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। तो जैसे रेल के डिब्बों की तरह आप कंपार्टमेंटलाइज करते हो, वैसे ही यहाँ पर इस 8 सेक्शंस वाले बिल के आपने कंपार्टमेंट्स बना दिए, 2-2 3-3 के। अब कंपार्टमेंट वाइज आपने डिस्कस कर लिया और फिर इसको क्लोज कर दिया। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस नहीं किया, कंपार्टमेंट वाइज डिस्कस करके इसको छोड़ दिया। दैट इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। नेक्स्ट इज गुइलोटिन क्लोजर। गुइलोटिन क्या है? एक टाइप की मशीन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो रहा था, तो जिनको क्रांतिकारियों को मारना था, अमीर लोग, क्लर्जी के लोग, राजा खुद, रानी खुद, मैरी एंटोइनिटी, तो इनको क्या किया? गुइलोटिन कर दिया, मशीन में डाला, इनकी सर जो है वो अलग कर दिया गर्दन से। दिस इज कॉल्ड एज गुइलोटिन। मतलब आपने 8 सेक्शन है बिल के, पहला दूसरा डिस्कस किया, बाद में तीसरे से 8वें के लिए टाइम नहीं बचा तो हटा दिया, कोई बात नहीं भैया इसको पास कर दो, या तो इसको पास कर दो या रिजेक्ट कर दो, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इस मुद्दे पर। तो दिस इज कॉल्ड एज गुइलोटिन। ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू आप चलने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है अलग अलग टाइप ऑफ क्लोजर मोशंस, तो देखे। नेक्स्ट इज प्रिविलेज मोशन, जो आज का मुद्दा है। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है? देखो, अगर किसी ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है, किसी मिनिस्टर या किसी गवर्नमेंट के पर्सन ने, जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद, तो उनके लिए हम यहाँ पर ऐसा कुछ लेकर आते हैं ताकि ये कभी भी मेंबर्स ऑफ द हाउस को मिसलेड ना करें और इंटीग्रिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखें। तो जो गवर्नमेंट का पार्ट है, मिनिस्टर है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अदरवाइज उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी पास किया जाता है। और ये तब पास किया जाता है जब ऐसा लगता है कि मिनिस्टर ने या तो फैक्ट छुपाए हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से पूछेंगे कितने स्टेडियम बने होंगे देश में, 500, वो बोल देगा 1 लाख, तब आप उसके ऊपर ये लगा दोगे। या फिर उसने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बताई है, वही बात हो गई, या तो फैक्ट छुपाई है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बताई, या फिर उसने प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस को दैट्स वाई यहाँ पर वायलेट किया। और ये सेंसर लीड करता है मिनिस्टर का, इससे मिनिस्टर का सेंसर हो जाता है कि तुमने हाउस प्रिविलेज का जो है हाउस का, उसको यहाँ पर वायलेट किया, तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, यू बीइंग द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन तुमने उसको नहीं निभाया। दैट इज कॉल्ड एज प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें किसी अर्जेंट मुद्दे पर आप सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश करते हो। यहाँ एक अर्जेंट इशू उठाया जाता है, इससे इमीडिएट क्लैरिफिकेशन मिल सकता है अर्जेंट मैटर पर। आपने कॉलिंग अटेंशन मोशन लिया और सरकार से कुछ सवाल पूछे कि ये हो रहा है भाई साहब, इस पर क्या आपका जवाब है। वहां से मिनिस्टर कुछ वादा करेगा, क्लैरिफिकेशन देगा, जिससे कुछ क्लैरिटी आ सकती है किसी अर्जेंट मैटर पर। और क्योंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर होता है,
दैट्स वाई यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स जनरली दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे गवर्नमेंट बहुत बार फंस भी जाती है। और फर्स्ट टाइम ये 1954 से यूज़ किया जा रहा है। रिसेंटली केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड आया और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस पर लोकसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन यहाँ पर लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिस पर डिस्कशन भी हुआ। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट मोशन। यहाँ आपने टीवी पर हो सकता है देखा होगा, मैं जब यूपीए का टाइम चल रहा था तो मैं देखती थी बचपन में, यहाँ पर एक स्पीकर थी मीरा कुमारी, वो बोलती हुई मुझे दिखाई देती थी, द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा उस टाइम पॉलिसी पैरालिसिस था, तो उस टाइम पर एडजर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो एडजर्नमेंट का मतलब है आपने पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी अर्जेंट मैटर पर ध्यान तो हाईलाइट किया ही सही, लेकिन नॉर्मल बिजनेस इंटरप्ट हो गया, उस अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो गया उस दिन का हाउस का सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे हाउस बैठेगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिस पर हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ एडजर्नमेंट मोशन पर मिनिमम 2.5 आवर्स का डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पास हुआ तो इसके बाद हाउस कोई और बिजनेस नहीं करेगा फॉर द नेक्स्ट डे, अंटिल नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे वो मिलकर कुछ नया डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 2.5 आवर्स का मिनिमम डिस्कशन रखा जाता है, बहुत ही केयरफुली यहाँ पर रखा जाता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो कि कहीं पर मुंबई में मान लो कि कहीं बाढ़ आई, तो ऐसा इश्यू नहीं डिस्कस करना चाहिए कि इंडिया पूरे बाढ़ के लिए तैयार नहीं है। स्पेसिफिक अर्जेंट फैक्चुअल इशू को डिस्कस करो, सिंगल इशू को डिस्कस करो, हाल ही में हुआ इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं है 50 साल पहले किसी का मर्डर हुआ उसके लिए आज आप एडजर्नमेंट मांग रहे हो, अगेन नॉट रेलिवेंट। नो प्रिविलेज इन्वॉल्व, कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मंत्री ने ये क्या, अरे उसके लिए प्रिविलेज मोशन हो ना, वो पास करो, यहाँ बताओ। नेक्स्ट इज नो रिपीटिशन, कोई दोबारा टॉपिक्स का रिवीजन नहीं होना चाहिए कि आपने परसों किसी चीज़ के लिए एडजर्नमेंट मांगा था, आज फिर दोबारा एडजर्नमेंट मांग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। कोई कोर्ट मैटर नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो हमने डिसाइड करेंगे पार्लियामेंटेरियंस। सेपरेट मोशन, कोई सेपरेट यहाँ पर क्वेश्चंस एड्रेस नहीं कर सकते, दूसरे मोशंस में जो चल रहा हो वो आप रेज नहीं कर सकते जो दूसरे मोशंस में चल रहे हो, वहाँ आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है तो पता चला यहाँ आ गए एडजर्नमेंट मोशन में जबरदस्ती हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस, मोस्ट डिस्कस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 75 के हिसाब से ये जताते हुए कि गवर्नमेंट के ऊपर अब हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए इसको हटा दो। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ऑफ कोर्स लोकसभा यहाँ पर इसको लेकर आती है, राज्यसभा में इन्वॉल्व नहीं होता, और इसको लेकर आने के लिए भी 50 मेंबर्स की एटलीस्ट बैकिंग होनी चाहिए इस चीज़ को एडमिट करने के लिए। दिस इज द डेटा फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशंस जितने भी आए हैं, तो आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड में थे ही नहीं, थर्ड में इतने सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। और फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर 1962 में अपनी लीडरशिप के अंदर इंडिया वॉर हार गया चाइना से, तब उस टाइम पीरियड पर फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जो उनको फेस करना पड़ा था हाउस में। तो ये इस टाइप से आप देखो जिगजैग चल ही रहा है। एक टाइम पीरियड था 8th 9th 10th लोकसभा का जब बहुत ज़्यादा हो गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इसके थ्रू सरकार गिराई जाती थी, क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन के पहले का बेसिकली टाइम पीरियड है जब डिफेक्शंस करवा के सरकार गिरा दी जाती थी। जैसे इंदिरा गांधी और जनता पार्टी का जो बीच में टसल था, उस टाइम पीरियड पर ऐसा होता था, बहुत बार ये ऐसा हुआ है। उसके बाद एक डिक्लाइन देखा है, वो इसी वजह से क्योंकि फिर डिफेक्शंस पर लगाम लगी, और जब डिफेक्शंस रोके गए स्पेशली लोकसभा में, स्टेट गवर्नमेंट्स में तो बहुत सारे स्टेट्स में आज भी डिफेक्शंस चलते हैं और वो करवाना थोड़ा ईजी होता है, लेकिन अब आप देखो यूनियन के लेवल पर ये सारी चीज़ें अब उतनी नहीं होती हैं। तो यहाँ देखो इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी अब जनरली पास तो किए जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी एक पास किया गया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, तो अब पास भी उतने नहीं किए जाते, कम किए जाते हैं। नेक्स्ट इज आपका कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्फिडेंस ना होने को जता रहा है, कॉन्फिडेंस मोशन सरकार ही मांगेगी जब सरकार बनेगी, किससे? हाउस से, अपना मैंडेट प्रेसिडेंट के सामने और लोगों के सामने दिखाने के लिए। तो जनरली जब नो कॉन्फिडेंस से सरकार गिरती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के ऊपर डिलेमा होता है कि किसकी सरकार बनवाऊं, तो प्रेसिडेंट किसी को बुलाते हैं, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसका शपथ ग्रहण करवाते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि भैया कॉन्फिडेंस मोशन ला हाउस में, अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो, नहीं तो तुम्हारी भी सरकार गिरा दी जाएगी। सो दिस इज कॉन्फिडेंस मोशन। अब इन्हीं नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस।
देखिए ये एक जर्मन प्रैक्टिस है, जब जर्मनी में कोई सरकार गिरानी होती है नो कॉन्फिडेंस से, तो एक ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है जिसके थ्रू एक नई सरकार बनाई जाती है। बहुत बार इंडिया के केस में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत है, बहुत बार लोकसभा अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाती, डिफेक्शंस होते हैं और नो कॉन्फिडेंस से सरकार गिर जाती है, और सरकार गिर जाती है तो उसके बाद इलेक्शन करना ही पड़ता है, फिर कुछ टाइम पीरियड पर गवर्नेंस बैकफुट में आ जाता है। दैट्स वाई आप ऑल्टरनेट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आओ, जिस टाइम पर नो कॉन्फिडेंस पास हुआ उसी टाइम पर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंटेरियंस एक ऑल्टरनेट एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि वो कॉन्फिडेंस ले पाएंगे और फिर वही सरकार बना देंगे। बट यहाँ पर ये है, हमारे इंडिया में ये नहीं आ सकता, डिफेक्शन करवाओगे, ये पास करवाओगे तो लोगों की मर्जी के बिना ही सरकार बन जाएगी। तो अगेन दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन इंडिया, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये डिस्कस्ड होता है थोड़ा सा। अब सेंसर मोशन है, देखिए सेंसर में आप क्या करते हैं, किसी के खिलाफ आप डिसअप्रूवल बता रहे हो, किसी मिनिस्टर की उसके खिलाफ एक्शन के खिलाफ, किसी कैबिनेट वगैरह के एक्शन के खिलाफ, तो यहाँ पर आप प्रिविलेज की बात नहीं कर रहे हो कि भैया तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए हाउस के प्रिविलेज को डैमेज किया, नहीं, यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि इस पर्टिकुलर मिनिस्टर का, कैबिनेट मंत्री का जो कंडक्ट था वो ठीक नहीं था, इवन दो वो प्रिविलेज को ना इफेक्ट करे। तो 2019 में एक साध्वी प्रज्ञा हुआ करती थी, शायद आपको याद होगा, इन्होंने नाथुराम गोडसे के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, उस टाइम पीरियड पर इनके खिलाफ सेंसर मोशन लाया गया था लोकसभा में। तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इसको ला सकती है, एंड सेकेंडली क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग मेजर है तो इसके रीजन स्पेसिफाई करना अडॉप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिसके भी खिलाफ इसके रीजंस को स्पेसिफाई कर रहे हो, इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है कि रेजिग्नेशन देना पड़ेगा मिनिस्टर्स को, लेकिन डेफिनेटली ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर बार बार आपके मंत्रियों पर सेंसर मोशन हाउस में पास कर दिया जाता है, मतलब आपके कंडक्ट से जो हाउस है लोकसभा और राज्यसभा वो अग्री नहीं करते, ये ज़रूर मान सकते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए अब मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, जब भी यहाँ पर प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा, जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आने वाले साल के लिए हाईलाइट किया जाएगा, तब मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है एज अ गेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। अगर ये पास नहीं होता है जैसे प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद, तो डेफिनेटली इसे माना जाता है कि अब सरकार को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार की प्रायोरिटी के हिसाब से लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं काम कर रहे हैं। तो अगेन मोशन ऑफ थैंक्स इज वेरी क्रूशियल। ऐसे ही कुछ लेस कॉमन नोशंस है, जैसे नो डे येट नेम्ड मोशन। अब ऐसा कोई भी मुद्दा है जो अभी तक डेट नहीं किया गया कि कहाँ पर रखना है, तो स्पीकर जो मेंबर्स हैं उनके कंसेंसस के हिसाब से एक डे डिफाइन कर लेंगे इस टाइप के मोशन के लिए, तो उसको नो डे येट नेम्ड मोशन बोल देते हैं। एक है डायलेटरी मोशन, इसको कैसे याद रखोगे, देखो डायलेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करना, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को रिड्यूस करना, कम करना। तो जैसे आप बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने सुना होगा कि लोगों की आंखों को चेक करने के लिए डॉक्टर्स उनकी आइज को डायलेट करते हैं, प्यूपिल्स को डायलेट करते हैं, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो। डायलेटरी मोशन का मतलब यह है कि कोई मुद्दा मोशन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ पहले, अब आप चाहते हो कि उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम किया जाए और उसमें दूसरे कुछ मुद्दे लाए जाएं जिससे उसका जो सब्सटेंस है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, तो इसको आप डायलेटरी मोशन कहते हो। अगेन डिस्कशन के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब एक यहाँ पर डिबेट राइज होती है कि सेंसर और कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है। देखिए सेंसर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को सेंसर करता है, स्पेसिफिक पॉलिसीज को टारगेट कर सकता है, गवर्नमेंट की एक्शंस को टारगेट कर सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के पूरे एग्जिस्टेंस को ही कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पूरे कलेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेंसर मोशन हो सकता है किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के अगेंस्ट यहाँ पर पास किया जाए। इसका पर्पस डिसअप्रूव करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन इसका पर्पस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गिरा देना, सरकार को ही हटा देना। यहाँ अगर ये पास हो जाता है तो इनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। यहाँ रेजिग्नेशन का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, अगर रिजाइन नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे। नेक्स्ट इज मोशन वर्सेस रेजोल्यूशन। देखिए मोशन हमने डिस्कस किया, सब्सटैंटिव है, सब्स्टिट्यूट है, सब्सिडरी है, ऑल ऑफ दिस डिनोट्स डिस्कशन, डिबेट। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है।
लेकिन रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ पर निर्णय लेना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो। जैसे बहुत साल पहले की बात है, अर्ली 2000s की, यहाँ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें इंडिया से खुद को अलग करना है, ऐसा कुछ पास हुआ है। तो ये उन्होंने रेजोल्यूशन के फॉर्म में किया, कुछ वो रेजोल्यूटिवली डिफाइंड थे, बहुत ही ज़्यादा वो फर्म थे कि हमें यहाँ पर ये रेजोल्यूशन लेना है कि हमें अलग होना है। दैट्स वाई उन्होंने अपने हाउस में इस रेजोल्यूशन को पास किया था। नॉट दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो। ऑल्दो उस टाइम पीरियड पर वहाँ पर सेपरेटिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, दैट्स वाई उन्होंने ऐसा किया था, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो रेजोल्यूशन एक सब्सटैंटिव मोशन होता है, एक नेचर ऑफ सब्सटैंटिव मोशन ही होता है, लेकिन मोशन सब्सटैंटिव भी हो सकता है या फिर नॉन सब्सटैंटिव, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं है तब भी यहाँ पर हो सकता है। तो रेजोल्यूशन एक टाइप का मोशन ही है, लेकिन सारे मोशंस रेजोल्यूशन नहीं होते। नेचर यही लिखा हुआ है, एवरी रेजोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। रिक्वायरमेंट, ये वोट किया जाना चाहिए हाउस से क्योंकि एक सब्सटैंटिव मोशन है, और सारे मोशंस को वोट के लिए जरूरी नहीं है कि हाउस में यहाँ पर लाया जाए। सो दैट इज देयर, क्योंकि मोशन हो सकता है ब्रॉड है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाता है स्पेशल मेंशन रूल 377 के अंदर। ऐसा कोई भी नोटिस है जो किसी और चीज़ के अंदर लाया नहीं गया है, तो उसको एमपीज अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्पेशल मेंशन के अंदर ला सकते हैं, लेकिन स्पीकर की कंसेंट इसमें चाहिए। वैसे तो सारी चीज़ों में स्पीकर का कंसेंट चाहिए हाउस में। और प्रोसीजर क्या है, आप इसको लाइए 10 AM के पहले, डे ऑफ द सिटिंग में, 10 दिन 15 दिन कोई नोटिस नहीं चाहिए, स्पेशल मेंशन है, स्पेशल केस है, उसी दिन 10 बजे से पहले लाइए, और उसको फिर आप, इसका टेक्स्ट 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय द वे। जैसे मान लो कोई डिजास्टर आ गया, अब सडनली आपको नेक्स्ट डे उसको हाउस में डिस्कस करना है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन का नोटिस नहीं दोगे ना 10 दिन का, उसी दिन आप स्पेशल मेंशन में उसको मेंशन करोगे, सुबह 10 बजे से पहले स्पीकर उस पर कंसेंट देगा, उसकी लेंथ 250 वर्ड से कम होगी और वो पास हो जाएगा। तो अभी के टाइम पीरियड में 20 MPs अलाउड है रेज मैटर्स करने के लिए, मतलब एक दिन में 20 ऐसे मैटर्स रेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल अलग अलग है, जैसे न्यू स्कूल्स और रेलवे लाइंस का इस्टेब्लिशमेंट वगैरह वगैरह। एक ऐसे प्रोविजन है हाफ एन आवर डिस्कशन का, इसमें यहाँ पर हाफ एन आवर का डिस्कशन होता है और मैक्सिमम 4 MPs हैं जो क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। टॉपिक्स अभी के टाइम पीरियड में सड़क योजना, अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट की, ये सब डिस्कस होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वैसे तो अलाउड होता है किसी भी क्वेश्चन का, और इसके लिए भी 3 days इन एडवांस का नोटिस देना पड़ता है डेफिनेटली। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल 193 के अंदर, अब यहाँ पर पीरियड ऑफ डिस्कशन 1 to 2 hours का हो सकता है, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, इससे ज़्यादा होगा तो उसको फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन वैसे भी नहीं मानेंगे, और इसको स्पीकर जनरली 2 दिन हफ्ते में अलाउ कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स है रूल 193 और रूल 184 के अंदर। तो जैसा हमने डिस्कस किया 193 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, तो यहाँ पर आप देखो इसका आउटकम बहुत बार हो सकता है कि कोई भी वोटिंग ना हो। जैसे एग्रेरियन क्राइसिस आया था तो हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो इस पर जरूरी नहीं है कि कोई वोटिंग हो, बट हाँ कुछ जवाब चाहिए अगर आपको किसी मिनिस्टर से, तब आप यहाँ पर इस टाइप की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी की मेथड्स का। तो ये सब हमने डिस्कस किया, मोशन, रेजोल्यूशन, स्पेशल प्रोसीजर्स है, इनके थ्रू डिबेट और डिस्कशन की जाती है। एक यहाँ पर एक और प्रोसीजर है क्वेश्चन आर, ये हमने डिस्कस किया। कमिटीज, अगर आप फिर भी जितना डिस्कशन हो रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है और ज़्यादा टाइम और एक्सपर्टीज चाहिए इसमें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कमिटीज़ के फॉर्म में डिस्कस करनी है, तब यहाँ पर बहुत बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसको कमिटीज़ के लिए रख देते हैं, उनको रेफर कर देते हैं। कुछ एडहॉक कमिटीज़ होती हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, जैसे हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है या एस्टिमेट्स कमेटी है, या आपकी स्टैंडिंग परमानेंट कमिटीज़ हैं, तो यहाँ पर भी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। और चैलेंजेस यही हैं, इफेक्टिवनेस कितनी है इन प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन बहुत बार ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे पर डिपेंड करता है, वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और डिलिबरेटिव ट्रेडिशंस को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी एस्पेक्ट है। और क्वेश्चन आर का इंपॉर्टेंस, 0 आवर का इंपॉर्टेंस, इस पर भी सवाल उठे थे कोविड टाइम पीरियड पर। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। बाकी आप बताइए क्या सॉल्यूशंस हैं हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने के? क्या ये सारे रूल्स जो हमने डिस्कस किए, क्या इनमें अमेंडमेंट चाहिए, या फिर जो रूल मेकर्स हैं खुद, उनके कॉम्पोजिशन में एक सुधार चाहिए जो अगेन पब्लिक अवेयरनेस से ही ज़्यादा बेटर आ सकता है? क्या इलेक्शंस जिस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्या उसमें अगर रिफॉर्म लाए तो यहाँ आप पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन और पार्लियामेंट के इफेक्टिवनेस में आपको चेंज देखोगे? इन सारे मुद्दों पर सोचना ज़रूर और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्सेस में। थैंक यू सो मच पीपल, स्टे ट्यून्ड।